अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ चुटीली साउंड बाइट्स होंगी नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान आदि नेताओं के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं। अगर आपकी वाकई गंभीर किस्म की दिलचस्पी है बिहार के विकास को लेके, बिहार की स्थिति को लेके, तब आप ये वीडियो जरूर देखें। इफ यू गेट टू फिक्स वन प्रॉब्लम ऑफ बिहार, जो बिहार की डेवलपमेंट स्टोरी को आगे बढ़ा सके, क्लाइमेट चेंज, द ग्लोरिफिकेशन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। वो लोग इस तरीके से एग्जाम के पोस्ट को ग्लोरीफाई करते हैं कि जिन बच्चों को ज़रूरत भी नहीं हो समझना, वो पढ़ना, उसमें आगे बढ़ना, वो लोग भी आ जा रहे हैं उसमें। यहाँ पे कुछ चीज़ शुरू होने से पहले ही पीपल आर मोर बेंट ऑन कि उस इनपुट्स को ही कैसे ख़त्म करें, तो वो आउटपुट कभी बन ही नहीं पाता। इंडस्ट्री और एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट इशू। सोच को बदलना है कि हम लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि बिहार के लोग बहुत मेहनती है। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो सो कॉल्ड झोला छाप डॉक्टर हैं, उनको सिस्टम में इंक्लूड किया जाना चाहिए ट्रेनिंग के साथ? हाँ, कुछ हम लोग मतलब रिसर्च करके वी कैन डेफिनेटली ट्राई टू इंक्लूड देम इन द सिस्टम। शहर पे सबसे ज्यादा झोला छाप डॉक्टर देखे आपको किस इलाके में? हाँ, जैसे जैसे इंटीरियर्स में जाते हैं तो उनका नंबर्स ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट कर जाता है। वेलकम मूवी का एक डायलॉग है, सड़क से उठा करके स्टार बना देंगे, तो संचिता मैम ने बिहार के साथ वही किया है। Brought to you by Raj Niwas Elaichi and Saluja Gold. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। जब भी आप बिहार की पिछले कई दशकों की चुनाव यात्रा देखते होंगे अलग अलग मीडिया संस्थानों में, तो एक नाम आपको कॉमन दिखता होगा। वो है एक संस्थान का नाम जिसका नाम है आद्री, और एक व्यक्तित्व का नाम जिनका नाम था डॉक्टर शैवाल गुप्ता। जब भी बिहार की संरचना के बारे में, सांख्यिकी के बारे में, आंकड़ों के बारे में और डेवलपमेंट और उसका क्या रोड मैप होना चाहिए, इस पर बात होती थी, तब इन कमाल के स्कॉलर्स का जिक्र ज़रूर होता था जो आद्री के लिए काम करते हैं, और ख़ास तौर पर डॉक्टर शैवाल गुप्ता का। हम लोग आद्री, जो कि पटना में स्थित एक संस्थान है, डेवलपमेंटल वर्क से जुड़ा हुआ है, पॉलिसी वर्क से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं फ्रेम में आपको बहुत सारे विद्वान दिख रहे होंगे, नौजवान विद्वान। अर्पण जी, नौजवान और विद्वान, और ये लोग बिहार में अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। तो हमें लगा कि एक राज्य में पॉलिसी फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, वो लागू कैसे होती है। केंद्र में तय कर दिया गया कि आयुष्मान भारत योजना होगी, जब वो गांव तक पहुंचती है, लोगों के कार्ड बनते हैं, वो अस्पताल जाते हैं, क्या दिक्कतें आती नहीं आती, लूप होल्स क्या हैं, बग्स कैसे फिक्स किए जाते हैं। इसी तरह से पब्लिक हेल्थ को लेके, जन स्वास्थ्य को लेके किस तरह से काम होता है। इस प्रक्रिया को हमने सोचा है कि आज हम इस बातचीत में समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपकी वाकई गंभीर किस्म की दिलचस्पी है बिहार के विकास को लेके, बिहार की स्थिति को लेके, तब आप ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ चुटीली साउंड बाइट्स होंगी नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान आदि नेताओं के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बट इफ़ यू ट्रूली वांट टू अंडरस्टैंड द ग्रोथ स्टोरी एंड द हिंड्रेंस स्टोरी ऑफ बिहार, देन दिस वीडियो इज़ मेंट फॉर यू। मेरे साथ डॉक्टर अश्मिता गुप्ता हैं, जो मेंबर सेक्रेटरी भी हैं आद्री की। थोड़ा अगर आप संक्षेप में मुझे बता सकें कि आद्री जैसे संस्थान, जो डॉक्टर शैवाल गुप्ता के नेतृत्व में, उन्होंने क्या काम किया है, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड द रेलेवेंस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कन्वर्सेशन। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी। आद्री जो संस्थान है वो 1991 से बिहार में काम कर रही है, और डॉक्टर शैवाल गुप्ता ने एक बहुत यूनिक स्टाइल ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, I think it was just maybe by accident, but now this is what is बहुत ही कॉमन है पूरे इस फील्ड का, जो ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है विच इज़ ऑल्सो इनटू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़। तो जब आप पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तभी आपको ग्राउंड लेवल पे, जैसे आपने कहा, गैप्स दिखते हैं। उस गैप्स को आप एविडेंस के साथ कैसे आप एविडेंस को जनरेट कर सकते हैं, ताकि जो गवर्नमेंट है वो भी इन्फॉर्म हो सके, और आप अलग अलग तरीके के छोटे छोटे टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि क्या वर्क, छोटे, जिसको हम लोग पायलट बोलते हैं, पायलट रूप से टेस्ट करके देख सकते हैं ये काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, और उस हिसाब से आप अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर सकते हैं। किस तरह की पॉलिसीज़ हैं? अगर हम अभी के सिनेरियो में 2025 में बात करें,
बिहार से जुड़ी हुई जिन पे आप लोग काम कर रहे हैं, या स्कीम्स? हमारे काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी हेल्थ के से रिलेटेड है, जो कि जिसमें हमारे पार्टनर्स गेट्स फाउंडेशन है, जिनका सो बेसिकली उनका जो गेट्स फाउंडेशन और आद्री का मोटिव है कि हेल्थ केयर एक्सेस जो है वो लास्ट लास्ट मैन तक पहुँचे। और हेल्थ के मामले में बिहार आप देखें, इन नॉट ओनली फॉर हेल्थ बट ऑल्सो इन वेरियस काइंड्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, बिहार इज़ वन ऑफ द लोएस्ट रैंकिंग स्टेट्स। तो हेल्थ के मामले में हम मेनली 2 प्रोग्राम्स पे, इनफैक्ट अभी 3 प्रोग्राम्स पे काम कर रहे हैं। एक तो है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, जो कि एक फ्लैगशिप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है, जो एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है, जहाँ पे है कि सबको बेनिफिट्स पहुँचे। इसमें हम गवर्नमेंट ऑफ बिहार को सहायता कर रहे हैं कि उनके जो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को ठीक करना, फ्रॉड डिटेक्शन करना, उसके बाद अवेयरनेस जनरेशन करना, हॉस्पिटल को इम्पैनल करना, ऐसे अलग अलग फील्ड्स में हम उनकी सहायता कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग जी। आयुष्मान पे कौन काम करता है आप में से? ये सारे आप सब लोग काम करते हैं। फील्ड पे कौन जाता है आप में से? कोई फील्ड पे जाता है? आप जाते हैं। किस तरह की दिक्कतें आती हैं आयुष्मान में, बताइए। कई लोग बोलते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उतना कॉपरेट नहीं करते हैं, उनके अपने दुखड़े रहते हैं कि साहब पेमेंट नहीं हुआ। किस तरह की इश्यूज आते हैं? जी, पेमेंट तो जाता ही है, लेकिन पहले जो बात थी कि अवेयरनेस की कमी थी, तो इसके कारण कार्ड कम बन रहे थे। लेकिन आज के सिनारियो में अगर देखें तो कार्ड इतने ज़्यादा बन गए हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल को दिक्कत हो रही कि सारे लोग कैशलेस के लिए यहाँ आ रहे हैं। उनको दिक्कत ये है कि उनके पास कैश में कोई बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, खास करके गांव के जो लाभार्थी हैं। तो उनका अपना कैपिटल का कमी वाला चक्कर आ जाता है। जी जी जी। कितने महीने में पेमेंट हो जाता है अमूमन गवर्नमेंट से उनको? फिर पेमेंट का ये है कि 15 से 20 दिन में वो जब डिस्चार्ज होने के बाद वो क्लेम करते हैं, उसके बाद 15 से 20 दिन के अंदर उनका पेमेंट हो जाता है, अगर सब कुछ सही रहा तो। अगर सब कुछ सही रहा तो। हाँ, तो क्या क्या गड़बड़ होता है उसमें? उनका डॉक्यूमेंटेशन का मेजर गड़बड़ होता है। गड़बड़ी अस्पतालों की तरफ से? जी, तो गलती से जो डालना चाहिए, जैसे क्लिनिकल नोट डालना है उनको, डिस्चार्ज नोट डालना है, अगर सर्जरी हुई है तो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में हुए कि ऑर्थो का है तो एक्सरे डालना है बिफोर सर्जरी, आफ्टर सर्जरी अगर कोई इम्प्लांट गया है तो ये सब ब्यौरे अगर गलत भरे तो। आप में से कोई फ्रॉड डिटेक्शन भी करता है उसमें? आप बता रहे थे ना। हाँ, बताइए जरा, किस तरह के फ्रॉड पकड़े जाते हैं आयुष्मान में? सर, उसमें बेसिकली वैसे फ्रॉड रहते हैं जिनमें जो बेनिफिशरी हैं, जो लाभार्थी हैं, उनसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर लिया जाता है। वो बेसिकली ज़्यादातर वो रहते हैं। और बहुत ऐसे वो केसेस आते हैं जिनमें उनका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। उनको बोला जाता है कि यहाँ मतलब उन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के लिए ही उनसे ट्रीटमेंट उनका डिनाइल कर दिया जाता है। आप उनको डॉक्टर मौसमी डैशबोर्ड बनाया, डिजाइन किया है। ये फ्रॉड डिटेक्शन में आई एम जस्ट हियर आई एम टेलिंग, फ्रॉड डिटेक्शन में एक्चुअली दिस इज नॉट द फ्रॉड, देयर आर सम ऑफ द थिंग इज हैपनिंग, they may not know they have to produce those document, but the system requires those document and then only they will provide the money. थोड़ा एग्जांपल से मैम अगर समझा सकें आप। ऐसा है जैसे कुछ हॉस्पिटल्स में यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से एक हॉस्पिटल में शायद एक ही सर्जन है, लेकिन वो दिन में 30 से ज़्यादा सर्जरी कर रहे हैं फॉर कैटरैक्ट। लेकिन आयुष्मान भारत के तहत जो NHA से जो मैंडेट है कि उसमें एक डॉक्टर कैन कैटरैक्ट ऑपरेट कर सकते हैं ओनली 30। लेकिन सम ऑफ द केसेस क्या होता है कि डॉक्टर कम है, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि शायद वो ज़्यादा कर रहे हैं, वो शायद वो फॉर्जरी करने के लिए नहीं, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज वर्कलोड ही ज़्यादा है, लेकिन उनको नहीं दिया जा रहा है। इस तरह का भी कुछ है। तो हम लोगों ने एक डैशबोर्ड डिज़ाइन किया फॉर आयुष्मान भारत कि वेयर वी बाय यूजिंग सम डिसीजन ट्री मॉडल कि वो क्या
कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से वो हाईलाइट कर रही है ये केसेस है जो exactly not following the mandate of the government, and it is highlighting that they, in their terminology, they call it as a triggering. Those cases are triggering. Then the Ayushman Bharat from state government, they are getting the follow up from the patients ki what has been done from the, not only from the patient, from the hospital also, what has already been done, that why this case has been flagged. फिर उसके बाद फिर छानबीन किया जाता है एंड अगेन दे पुट इट इन कि नहीं इसको देना है और इसको नहीं देना है. दैट काइंड ऑफ थिंग इट इज हैपनिंग एक्चुअली. दैट इज द फ्रॉड एक्चुअली. मैं एक और चीज़ इस पूरे जो पॉलिसी में एक हमने जो पाया ये है कि बहुत ही सेंट्रलाइज प्रोसेस है. ऑल द डेटा इज़ मैनेज सेंट्रली. किस तरह से इंफॉर्मेशन आता है वो जैसे यहाँ पे जो स्टेट की टीम बैठती है उनके पास भी रियल टाइम डेटा आता नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत गैप्स हो जाते हैं. मान लीजिए कि अगर उन्हें कुछ लग रहा है कि जो ज़मीनी तौर से जुड़े हुए हैं उनके पास फीडबैक भी आया, लेकिन उन्हें फिर दिल्ली में सेंट्रल जो एजेंसी है वहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ता है टू करेक्ट दैट. और इफ़ एनी हॉस्पिटल कॉन्टैक्ट्स देम कि हमारा गलती से ये डॉक्यूमेंट छूट गया, तो ये यहाँ पे स्टेट में बैठ के इमीडिएटली एक्शन नहीं ले सकते बिकॉज दैट केस हैज़ ऑलरेडी बीन ट्रिगर्ड. सेकेंडली ऑल्सो अभी एक चीज़ हमें जो बहुत लग रही है, अ लॉट ऑफ द वर्क इज़ पेपर बेस्ड. सारी चीज़ें फाइल में आती हैं. बाय द टाइम पेपर कम्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट के नीचे से डिस्ट्रिक्ट में, फिर डिस्ट्रिक्ट से स्टेट पे वो सारा चेकिंग करते हैं. उसके बाद फिर वो डेटा एंटर होता है, फिर उसको एनालाइज करके जब तक समझते हैं प्रॉब्लम क्या है तब तक patient has been discharged and that case is gone. So what I think we are working towards is building them digital tools ताकि ये real बहुत सारी चीज़ें real time हो सके और फास्ट ट्रैक हो सके. जी. कुछ और इस तरह की भी दिक्कतें आती हैं आयुष्मान में जिसमें हॉस्पिटल्स ले नहीं रहे हैं एडमिशन क्योंकि उनके पेमेंट रुके हैं या उनका ऑलरेडी ओवर हो चुका है, जैसे बात हुई सर्जरी की, और पेशेंट के लेवल पे तो एक वो लैक हो गया या रेफ़र कर देना कि साहब यहाँ नहीं होगा वहाँ जाइए. कई बार ऐसी भी शिकायतें आती हैं कि इस वाले ऑपरेशन में या सर्जरी में मार्जिन नहीं है और गवर्नमेंट के जो रेट हैं वो मार्केट के रेट से अलग है. ज़रा उसके बारे में अगर आप बता सकें. बता तो नहीं सकूँगी उतना ज़्यादा, बट मैं इसमें माइक पे माइक पे बोलिए प्लीज़. When I was working with for fraud detection dashboard, this kind of scenario happens, but we haven't done that kind of field survey for those patient and all, so we cannot tell at this present moment ki what is the cause for that, but it happens, it is there. और जो दिक्कतें जो आ रही है ज़्यादातर जो देख रही हूँ कि वो है डेटा का मतलब there is a kind of सेंट्रल से आ रही है, बट अगेन इन स्टेट लेवल में आके देयर इज हायरार्की ऑफ द ऑफिसर्स आर देयर. सो देयर इज अ चेन ऑफ ऑफिसर्स, दे हैव टू पास फ्रॉम हेयर टू हेयर. सो आफ्टर पासिंग ऑल दीज चेन फाइलों में जब तो प्रोसेस तो वो थोड़ा स्लो हो रही है. डॉक्टर संचिता महापात्रा, राइट? यस सर. जी, आपकी टीम क्या करती है? मेरी टीम सर अभी फ़िलहाल वी आर वर्किंग एज अ लोकल थिंक टैंक टू गवर्नमेंट ऑफ बिहार, और हम लोग करेंटली फोकस कर रहे हैं कि स्टेट की कैसे तैयारी होनी चाहिए, कोई भी अगर हेल्थ इमरजेंसी आए तो किस तरह से उसको हैंडल किया जा सकता है. तो हम लोगों ने ड्यूरिंग द वर्क व्हाट वी रियलाइज कि 3 R की कमी है. एक तो है राइट इन्फॉर्मेशन, राइट पर्सन के पास जाना, राइट टाइम में जाना. तो ये एक सिस्टम की तैयारी होनी चाहिए, तो उसके ऊपर ही हम लोग काम कर रहे हैं. तो जैसे मान लीजिए सर्वेलेंस हो गया. सर्वेलेंस जैसे सबको पता है कि कोविड-19 एक हेल्थ कैटास्ट्रॉफ थी, तो उसको हम लोग को क्वेश्चन ये आया कि कुड वी हैव सेव्ड सम ऑफ द लाइव्स, what has been our mistake from as a health expert I would say. तो हम लोगों ने ये देखा कि सिस्टम की जो तैयारी होनी चाहिए शायद
ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन हियर बट ऑल ओवर द वर्ल्ड की तैयारी नहीं थी। और बिहार में मान लीजिए वी डोंट हैव दैट प्रिविलेज ऑफ सो मेनी डॉक्टर्स, सो मेनी लॉजिस्टिक सपोर्ट। तो उसको किस तरह से हम प्रिवेंटिव मोड में उसको हम अलर्ट बना सकते हैं, तो उसके ऊपर हम लोगों ने सर्विलेंस को किस तरह से और मजबूत किया जा सकता है, तैयारी किस तरह से होना चाहिए, उसके ऊपर हम लोगों ने काम किया है बिहार में, अभी भी चल रहा है सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जो शुरू किया था पब्लिक फैसिलिटीज़ को थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया, सिस्टम को थोड़ा स्ट्रेंथन किया, उसके बाद धीरे धीरे करके फिर हम लोगों ने सोचा कि एक पब्लिक सिस्टम तो है मगर प्राइवेट सिस्टम छूट रहा है, क्योंकि प्राइवेट फैसिलिटीज़ जो है ऑलवेज इज़ अ ब्लैक डॉग, उनके क्या वहाँ पर हो रहा है सर्विस क्या और हम लोगों को समझ में नहीं आता है। So we started mapping the private health facilities across all 38 districts in Bihar, ताकि हम लोग को एक हेल्थ मैप और हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम बना सके, ताकि प्राइवेट में जो उपलब्ध नहीं है तो वो गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं, एंड गवर्नमेंट के साथ जो नहीं है प्राइवेट, सो काइंड ऑफ नेटवर्किंग यू कैन से एट द ग्रास रूट लेवल, ताकि सिंपल चीज़ें के एग्जांपल के तौर पे सर हम बताएं कि जैसे मान लीजिए कोई मैटरनल हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ, जैसे मान लीजिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो लाइफ सेविंग मैकेनिज्म है, जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन बिना आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपके गांव में भी मिल सकते हैं मगर वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, तो वी आर ट्राइंग टू प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि गांव के लोगों को पता भी चले कि यहाँ पर ये के सुविधा के उपलब्ध है। देन यू डोंट हैव टू रश टू द पटना or West Bengal to other states. So we are working on that. Communication around public health. Yes. We are, and we are also getting support, tremendous support from government of Bihar. They are supporting this initiative, this thought of informing people in the community. जैसे ताकि वो लोग informed decision ले पाए, ताकि उनके पास ये जानकारी हो कि नहीं मेरे पास ये है, मतलब 5 किलोमीटर रेडियस में मेरे पास ब्लड ट्रांसफर की एक सुविधा है मगर वो हम नहीं जाना चाहते हैं, हमको दूसरे स्टेट में जाना है, नहीं तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट नेबरिंग जिला में जाना है, मगर कम से कम इन्फॉर्मेशन तो रहे। अभी क्या है सर, इन्फॉर्मेशन है मगर बहुत स्कैटर्ड है, तो उसको एक स्ट्रीमलाइन करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोई भी इमरजेंसी हो जाए गवर्नमेंट लेवल पे भी वो सुविधा हो जाए कि वी हैव यूज्ड ऑल द एडवांस टेक्नोलॉजी, ताकि ऊपर से भी हम लोग देख सके कि अगर कोई इमरजेंसी आ रहा है किस तरह के तैयारी के साथ हम लोग को तैयार करना है। एंड वी ऑल्सो नॉट ओनली दिस, जैसे मान लीजिए बिहार इज़ अ वेरी क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी इसमें बहुत सारे है, फ्लड हो गया है, हेल्थ इमरजेंसीज हो गया, तो उसी टाइम में मान लीजिए हेल्थ सिस्टम जो यूनिट्स है उसका वनरेबिलिटी कैसे है। जैसे फ्लड में अगर मान लीजिए एक यूनिट मान लीजिए इट इज़ प्रोवाइडिंग सर्विस इन द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, अगर फ्लड आ जाता है तो उसको इम्पैक्ट होगा, एंड दिस ऑल्सो इम्पैक्टिंग द सर्विस बीइंग गिवन टू द पीपल। तो उसका मान लीजिए क्या चांसेस है अगर कोई फ्लड आते हैं और कोई भी आपका डाइवर्स नेचर के कुछ भी कैलामिटी आते हैं, तो उसको हेल्थ सिस्टम को और उस हेल्थ सेंटर को कैसे तैयारी के साथ करना है। किसी उदाहरण से बता सकते हैं, कोसी में बाढ़ आती है जैसे हर साल, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग सिस्टम के बारे में सोचे तो एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट आपका हेल्थ सब सेंटर हो गया, उसके ऊपर पीएससी आ गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसके ऊपर आपका एपीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक मेडिकल कॉलेज में होते हैं। तो मान लीजिए कि अगर कोशी बेसिन आप देखें सर, बहुत एक्सटेंसिव स्ट्रेच है, तो वहाँ के भी जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो भी अफेक्टेड हो जाएंगे। तो अगर हम लोग को लगता है कि सीजनल में ये फ्लड आने वाले हैं एंड दिस यूनिट्स आर सर्विंग कैटरिंग दिस पॉपुलेशन, तो उसमें हम प्लान करके दूसरे जो हायर बॉर्डर्स में है इसको शिफ्ट करके वहाँ पर हम लोग जाके, ताकि पॉपुलेशन की जो हेल्थ केयर एक्सेस है वो मतलब टिके रहे, और उस यूनिट्स के जितने भी सारे यूनिट्स के चीज़ है वो टेम्पररी हम शिफ्ट करा सकते हैं। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू डू। कभी इस बात का फ्रस्ट्रेशन होता है कि इतनी अच्छी पॉलिसी बना के दी, डेटा बैक्ड पॉलिसी, फील्ड रिसर्च बैक्ड पॉलिसी, लेकिन मशीनरी ने उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं किया? सर अभी तक तो ये एक्सपीरियंस नहीं रहा है सर। तो बिहार में वी वर्कड फॉर मोर देन 9 years, मगर गवर्नमेंट सुना है सर जब आप लोगों ने पॉलिसी बना के दी। अच्छा, फिर सर एक है कि बिहार में जो हम लोगों ने जो सिस्टम तैयार के बोल रहे हैं, सर्विलेंस की एक कंपोनेंट होती है जहाँ पे आइडिया मिलता है कहाँ पे क्या समुदाय में क्या चल रहा है सर। तो बिहार के भी रिपोर्टिंग रियल टाइम रिपोर्टिंग था, तो रिपोर्टिंग ठीक तरह से पेपर बेस्ड था मोस्टली, और कोविड टाइम के ये हम लोग का अंडरस्टैंडिंग हुआ कि आपका अगर इंफॉर्मेशन रियल टाइम मिलना चाहिए, और हर प्रोग्राम के लिए स्टेट किस रिलेटिव पोजीशन में है, ताकि बिहार आगे है पीछे ऐसे करके हम लोग उसको एक रिलेटिव पोजीशन और रैंकिंग करते हैं। तो इस तहत बिहार के पोजीशन 2021 में थोड़ा कम था, मतलब देन बहुत सारे सहायता के साथ हम लोगों ने हैंड होल्डिंग करके सपोर्ट करके बिहार को टॉप 5 में
लेके आए एंड आद्री का सपोर्ट रहा है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहा है. देन आद्री हैज़ बिन इंस्ट्रूमेंटल इन गिविंग सपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ बिहार इन पुलिंग दिस रिपोर्टिंग सिस्टम सर. उसको ही बेहतरीन और बनाने के लिए हम लोग इस प्राइवेट जब सेक्टर तक सही आंकड़े नहीं होंगे तब तक सही फैसले नहीं होंगे. यस सर. Rank also goes as an indicator for Niti Aayog. So this reporting system, this reporting rank also goes into the Niti Aayog's health index, जिसमें कि बिहार लो है. तो at least in one component we have been able to pull Bihar up. आप में से कौन कौन से लोग फील्ड विजिट पे गए हैं? प्लीज रेज योर हैंड. First have been to field visits. अच्छा, नाइस. अर्पण और आपसे शुरू करते हैं. बताइए क्या किस लिए गए थे फील्ड विजिट पे, क्या ऑब्जर्व किया आपने? सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मेरा रहा किस है, काम के लिए गए थे, क्या देखने गए थे? एक्चुअली हम लोग मैपिंग पर्पस के लिए ही गए थे. जो जैसे मैम ने बताया कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ को हम मैप कर रहे हैं, मतलब जियो टैग कर रहे हैं. हर एक जो छोटे से छोटे कौन से कस्बे में, कौन से गांव में क्लिनिक है, वहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं? यस, अरे तो थोड़ा डॉक्टर खोल से के लेकर, बताओ हाँ गुरु, जी, आप तुम सब लोग एकदम हाँ जी, धांसू लग रहे तो हो. सिर्फ डॉक्टर मतलब सिर्फ डॉक्टर नहीं, प्रैक्टिशनर तो नहीं टैग कर रहे थे? हम लोग मतलब लोअर लेवल तक भी जा रहे हैं. झोला छाप मतलब भी कर रहे थे? हाँ, ऑफ कोर्स रूरल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को भी हम मतलब मैप करना चाह रहे हैं, और हम लोग उनसे मतलब बात कर रहे थे. तो ये रियलाइज हुआ कि वो सिस्टम के साथ जुड़ना चाहते हैं. मतलब हम वो लोग मतलब उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे अभी, बट एक्चुअली जो रिपोर्टिंग वाला जो सिस्टम है ना, मतलब कहीं पे कोई डिजीज़ आया, सपोज मतलब इधर उधर मतलब गाँव में, सबसे पहले गांव वाले जाते हैं उनके पास, पक्का जाते ही है. ये एक मतलब होता ही है. ये मैंने पिछली बार, मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में, जब 2020 के चुनाव में आया था, वो वीडियो बहुत वायरल भी है. डॉक्टर नहीं प्रैक्टिशनर है मुझे. हाँ जी, सासाराम में एक मिले थे, तो उनका बिल्कुल यही दावा था कि ऐसे कैसे हो जाएगा, कैसे बिगड़ जाएगा. आते तो हमारे पास है और बिगड़ता तो बड़े बड़े डॉक्टर. देखा आप लोगों ने वीडियो? तो योर कन्वर्सेशन डिफाइंड. सो आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो सो कॉल्ड झोला छाप डॉक्टर हैं या जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट हैं, उनको सिस्टम में इंक्लूड किया जाना चाहिए ट्रेनिंग के साथ? हाँ, कुछ हम लोग मतलब रिसर्च करके वी कैन डेफिनेटली ट्राई टू इंक्लूड देम इन द सिस्टम. एक्चुअली मैप का पैटर्न्स देखते हैं, तो जितना हम रूरल एरिया की ओर बढ़ते हैं, वहाँ पे झोला छाप जो हम रूरल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स बोलते हैं, उनका नंबर ज़्यादा हो जाता है. जैसे इंटीरियर जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूर. जैसे इंटीरियर्स में जाते हैं, तो उनका नंबर्स ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट कर जाता है, और अंदर आते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का नंबर. गवर्नमेंट क्या सोचेगी, इनको पूरी तरह खत्म करना है या ये एक ज़रूरी बुराई की तरह है, बिकॉज दे आर द फर्स्ट रिस्पोंडेंट्स, और आपके पास प्राइमरी केयर के और स्क्रीनिंग के उतने सेंटर्स नहीं हैं? हेलो सर, इन अ स्टडी एक चीज़ मेंशन किया गया है कि ओनली 10% ऑफ द विलेजेस इन बिहार हैव अ क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर, एंड 90% ऑफ द विलेजेस आर डिपेंडेंट ऑन RHPs एंड RMPs. सो ये हमारे लिए कड़वा सच है कि कम्युनिटी अपने फर्स्ट रिस्पोंडेंट के लिए RHPs और RMPs से पे डिपेंडेंट. RHPs मतलब रूरल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, एंड RMP रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स. क्या फर्क है हेल्थ प्रैक्टिशनर मेडिकल प्रैक्टिशनर? सर, जो हेल्थ प्रैक्टिशनर्स रहते हैं वो आपको योगा भी सिखा सकते हैं, लाइक दे आर लाइक जनरल वेलनेस कोच, एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स वो दवा वगैरह भी कभी कभी दे देते हैं. दे आर नॉट लीगली करेक्ट, बट वो दे देते हैं. दिस इज हाउ इट इज. हाँ, इट इज़ हाउ इट इज़. सो मैम ने काफ़ी टोन डाउन करके बताया, मैं केवल इंटर्न हूँ, बट इफ़ आई हैव टू से, हमको उम्मीद है तुम बोल के बताओगे. सर्टिफिकेट हम दिलवा देंगे. बोलो. नहीं, वेलकम मूवी का एक डायलॉग है, सड़क इससे उठा करके स्टार बना देंगे. तो संचिता मैम ने बिहार के साथ वही किया है. IDSP एक इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम है, बिहार उसमें बॉटम 2 में था, अभी वो टॉप 3 में है. बताओ यार, ये तो अच्छी चीज़ है. बताओ. अभी वो टॉप 3 में है. पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज से पूरी रिपोर्टिंग हो रही है. प्राइवेट में अभी हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं ताकि प्राइवेट से भी रिपोर्टिंग हो. इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव स्टार्टेड द वर्क ऑन प्राइवेट रिपोर्टिंग, बिकॉज बिहार एक बहुत यूनिक केस प्रेजेंट करता है कि हम लोग सेकेंड फेज ऑफ एपिडेमोलॉजी और थर्ड फेज ऑफ एपिडेमोलॉजी के बीच में फंसे हुए हैं. हमारे यहाँ कम्युनिकेबल डिजीज़ की भी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा हाई है इन रूरल एरियाज़, बट व्हेन वी शिफ्ट टू अर्बन एरियाज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की नंबर काफ़ी हाई है.
सो बर्डन काफ़ी हाई है, तो उसके लिए एक अलग पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। सो सिंस इन रूरल एरियाज कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलता बहुत है, तो अगर हम उस क्लस्टर को जल्दी आइडेंटिफाई कर पाए तो हमारे लिए काफ़ी बेटर रहेगा। हाँ, तो IDSP में 3 फॉर्म होते हैं, P, L और S। जो आपका S फॉर्म रहता है वो ANMs भरती हैं, जो P फॉर्म रहता है वो फिजिशियंस भरते हैं, और L फॉर्म जो रहता है वो लैब कन्फर्म्ड केसेस रहते हैं। जो S फॉर्म होता है, जो सिंड्रोमिक फॉर्म रहता है, वो ANM भरती हैं, तो वो गांव-गांव जा कर के देखती हैं कि किसको कैसे लक्षण है। जैसे अगर हम लोग खसरा का एग्जांपल दें, मीज़ल्स, तो उसका मेन सिम्टम होता है फीवर विथ रैश। तो अगर ANM को कहीं दिखा कि हाँ फीवर विथ रैश का केस है, तो वो डायरेक्टली पोर्टल में रिपोर्ट करेंगे। वो रिपोर्ट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उस पेशेंट को देख करके P फॉर्म भरेगा। फिजिकली जाके रिपोर्ट करेंगे या किसी डिजिटल डेटाबेस पे? नहीं, डिजिटल डेटाबेस से भी कर सकते होती है। हाँ, ट्रेनिंग उनकी होती है। तो हम ये चाह रहे हैं जो RHPs, RMPs और जो फार्मासिस्ट हैं, ये 3 जो हैं वो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट हैं, जिनके पास कम्युनिटी विदाउट एनी बर्डन, विदाउट एनी हेजिटेशन चली जाती है। तो अगर हम फार्मासिस्ट और RHPs को इंक्लूड कर दे कि आपको बस सिम्टम देखना है, उनको ये ट्रेनिंग दे दे कि 38 डिजीज़ेज़ हैं IDSP में, ये सारे छोटे छोटे सिम्टम्स हैं, आपको बस बता देना है कि हाँ इतने पेशेंट्स आए थे जिनके पास फीवर विथ रैश का केस आया है। वो डायरेक्टली वो ANM को बताएंगे, जो RHPs, RMPs और फार्मासिस्ट हैं, एंड ANMs जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इनिशियली उससे क्या होगा कि नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो बढ़ेंगे, चूँकि रिपोर्टिंग ज़्यादा होंगी, नंबर ऑफ हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़े, बट ओवर द लॉन्ग रन सिंस केसेस अर्ली डिटेक्ट होंगे, क्योर होगा, तो क्योर जल्दी होंगे, और जो कम्युनिकेबल डिजीज़ का बर्डन है बिहार हेल्थ फैसिलिटी पे वो काफ़ी कम होगा। सो आई थिंक आई मीन थैंक्स टू हर, आई फील ब्लेस्ड टू हैव बी इनके अंडर में इंटर्नशिप कर पा रहा हूँ। सो दैट्स ऑल, यही मेन। बढ़िया इंटर्न है भाई आपका। विस्तार से समझाया भी आसान भाषा में, और लगे हाथों इंचार्ज की तारीफ भी कर दी। नो सर, वो हार्ट से था सर। क्रेडिट मस्ट बी गिवन वेयर इट इज ड्यू। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। बहुत बढ़िया। और किस तरह, हाँ बताइए आप देवी जी, आप फील्ड विजिट पे गई, आप क्या देख के आई, जरा माइक दीजिए इनको। सर, तो जैसा मैम ने और अमन ने मेंशन किया कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर मैपिंग कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी हम लोग फील्ड पे गए, जहाँ डिफरेंट हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी गए, फार्मेसी में गए, क्लिनिक्स वगैरह में गए। उसके अलावा हम लोग को ये भी देखना था कि जो हमारे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कम्युनिटी के, जिनको हम लोग बता सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं कि हाँ आपके पास कोई केस आए तो आप कैसे उसको आगे तक बढ़ाएं, आप कैसे उसको वेरीफाई कराएं, ताकि हम उसको फिर देख के बता सकें कि हाँ अगर फीवर विथ रैश रिपोर्ट हुआ है तो क्या सही में 10 केसेस फीवर विथ रैश के हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग इस वीक ही लखीसराय भी विज़िट किए थे, जहाँ पे हम लोगों ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में भी गए, वहाँ पे भी देख के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं तो उनकी भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जानने की कोशिश की कि अगर हम ये एक चैनल बना रहे हैं तो हम किसको किसको पुल इन कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कैडर्स हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल्स क्या क्या होते हैं, वो कैसे ट्रीट करते हैं, उनके साथ कौन कौन और असाइंड होता है। जैसे अगर एक केस आ रहा है, कोई एक लेडी है, उसको फीवर विथ रैश का केस है, तो वो कैसे पता चलेगा कि उसको वो फीवर विथ रैश का केस है। तो प्रोबेबल रिपोर्टर्स कौन कौन हो सकते हैं कम्युनिटी से, एक तो आशा हो सकती है, ANM हो सकती है, या तो वो खुद अगर उस कंडीशन में है आके दिखा सकती है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पे। अब वहाँ से केस जो होगा वो जाएगा PHC पे वेरीफाई होने के लिए, जहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, तो वो वेरीफाई करके बताएंगे कि हाँ अगर फीवर विथ रैश है तो ये एक सिम्टम है मीज़ल्स का, तो वो वेरीफाई करके उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे और फॉलोअप के लिए फिर वो आएगी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पे। तो हम लोग ये एक चैनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग हम लोग फील्ड विजिट पे गए थे। इंटरेस्टिंग। और किस सिलसिले में जाते हैं आप लोग फील्ड पे? अभी बिहार आत्मनिर्भर भारत के तहत WHO अब अपना वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ का सर्वेलेंस ख़त्म कर रहा है बिहार के सारे राज्यों में, और एक सिस्टमेटिक तरीके से छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स से पहले एग्ज़िट कर रहा है। तो अभी वो जितने भी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ के सर्वेलेंस हैं वो सारे IDSP के अंदर आएंगे, इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस प्रोग्राम के अंडर आएंगे, और उनके जाने के बाद अभी जो ट्रांजिशन फेज़ हो रहा है उसके बारे में अभी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या उस ट्रांजिशन फेज़ में दिक्कतें आ रही हैं। एक थोड़ा पर्सनल सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ,
लोगों को लगता है कि बाहर जाएंगे, परदेश में बढ़िया डिग्री हासिल करेंगे, फिर वहीं पे बढ़िया लाइफस्टाइल के साथ सेटल हो जाएंगे। आप अमेरिका में थी, वेस्ट कोस्ट में, अच्छे से आपने वहाँ से पीएचडी की। व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू कम बैक टू इंडिया? क्योंकि बहुत सारे लोग रुक जाते हैं, इसलिए मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी, मेरे दर्शकों के लिए भी, कि वापस चलते हैं, पब्लिक हेल्थ पे काम करते हैं। सर एज अ डॉक्टर मैं जब हम अपने स्टेट में थी तो आई एम बंगाल, हाँ इन बंगाल, तो आई थिंक दैट आई एम ट्रीटिंग ओनली द पेशेंट्स। क्या इसके पहले कोई स्टेप हम ले सकते हैं? तो इसके लिए रिसर्च की ज़रूरत थी, तो तब मैंने महसूस किया, तो मैंने सोचा कि नहीं, अगर रिसर्च करनी है तो डिग्री भी होना ज़रूरी है। सो आई वेंट फॉर दैट पर्पज़, बट कमिंग बैक टू सर्व टू द पीपल, वहाँ जाके सर मैंने देखा मेरे जैसे बहुत सारे हैं। So why don't we come back and do some job in a better way? जो हम लोग को लर्निंग्स हुआ है बाहर से, क्या हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं? क्योंकि वहाँ पे बेसिकली हमें रिसर्च मेथोडोलॉजिस्ट सर, वहाँ पे ये सिखाया जाता है कि तमाम लिमिटेशंस के साथ भी डेटा के साथ, डेटा स्पीक्स सर, बिहाइंड ईच डेटा देयर इज़ वन लाइफ। सो इसको अगर हम इसको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं तो हो सकता है कोई स्ट्रैटेजी, कुछ पॉलिसी स्टेट लेवल बना पाए, ताकि हम मुझे पेशेंट्स को ट्रीट ना करना पड़े। दैट हैज़ बीन माय मोटिवेशन कमिंग बैक टू इंडिया। या प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, दैट इज द काइंड ऑफ द मोटो दैट ड्रैग मी बैक टू इंडिया। इफ यू गेट टू फिक्स वन प्रॉब्लम ऑफ बिहार, जो बिहार की डेवलपमेंटल स्टोरी को आगे बढ़ा सके, वो एक प्रॉब्लम क्या होगी? यू कैन पिक एनी ऑफ द की आई वुड लाइक टू फिक्स दिस। वो डेटा कलेक्शन से ले कुछ भी हो सकता है। जी, क्या नाम है आपका? सूरज शंकर, डॉक्टर सूरज शंकर। सर, दो एरिया है, एक तो इंडस्ट्री और एजुकेशन। ये दो एरिया अगर बिहार का फिक्स हो जाएगा, देन बिहार का ग्रोथ हमको दिखाई देगा। इंडस्ट्री एंड एजुकेशन। एक प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा, क्लाइमेट चेंज। बेसिकली जो बिहार है, जीडीपी पर कैपिटा के मामले में मतलब बहुत लो है, सभी जानते हैं। और क्लाइमेट चेंज और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो सिर्फ मतलब इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट नहीं करता है, वो जो मतलब गरीब बंदा है उसको ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, सबसे ज़्यादा उसको इम्पैक्ट करता है। हमारा मतलब एक स्टडी रहा है, अभी हम रिसेंटली एक स्टडी कर रहे थे, मतलब क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट कर रहे थे हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेकर। उसमें से हमको मालूम ये हुआ कि फ्लड रिस्क में सबसे ज़्यादा आते हैं आपके जो मतलब हेल्थ सब सेंटर्स हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मतलब फ्लड रिस्क एरिया में आते हैं। और हेल्थ सब सेंटर्स कहाँ होते हैं? गांव में होते हैं। तो जो मतलब क्लाइमेट चेंज का एक प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली बिहार जैसे स्टेट में दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और ये सिस्टम में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और मतलब ये एकदम एजुकेशन में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स जो मुझे बहुत ज़्यादा ऑन अ पर्सनल लेवल फील होता है कि possibly one thing that can be like one can attempt to start with there is having a big picture idea, having a vision. जैसे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोग एम्बिशियस नहीं हैं, बट पहले तो जैसे एक्सपोजर की कमी होने की वजह से वी आर टारगेटिंग आई थिंक ऑन डिफरेंट थिंग्स एंड दैट इज़ नॉट लीडिंग टू ऑप्टिमल आउटकम्स। तो जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ शुरू होने से पहले ही पीपल आर मोर बेंट ऑन कि उस इनपुट्स को ही कैसे ख़त्म कर दे, तो वो आउटपुट कभी बन ही नहीं पाता। whereas in other places you use the inputs, generate surplus and you get you earn out of that surplus. लेकिन यहाँ पे inputs ही आते हैं और वहीं से there is leakage or some factors. तो ये एक ओवरऑल आत्मविश्वास जनरेट करने के लिए सेंस ऑफ बिलीफ। जी हाँ भाई, मौसम जी। किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम ढूंढेंगे तो ज़रूर मिलेगा, बट मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बिहार में ही नहीं सिर्फ पूरे इंडिया में अभी हो रहा है, दैट इज़ वायरस की तरह फैल रहा है, द ग्लोरिफिकेशन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। वो लोग इस तरीके से एग्ज़ाम के पोस्ट को ग्लोरीफाई करते हैं कि जिन बच्चों को ज़रूरत भी नहीं है वो समझना, वो पढ़ना, उसमें आगे बढ़ना, वो लोग भी आ जा रहे हैं उसमें उस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे। हो सकता है हाँ, ये सच बात है कि एजुकेशन बहुत किसी ने फ्री कर दिया है, लाइक बहुत कम पैसों में उसको पढ़ाने के लिए अवेलेबल कर दिया है, बट द थिंग इज़ दैट उन्हें ज़रूरत नहीं है उस चीज़ का। जिस कम कॉस्ट की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जा रहे हैं, लाखों लोग आ जा रहे हैं, बट क्या है कि 3000 ही शायद पोस्ट है उसमें।
लाखों से भी ज़्यादा, करोड़ों शायद आ जा रहे हैं। तो जो उनको पढ़ा रहा है उसको भी पता है कि जो इस बैच में पढ़ रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स, उन सबको नहीं मिलेगा। डिमांड सप्लाई का फॉर्मूला ठीक से फॉलो नहीं हो रहा है। तो आपको पता है, तो आप गद्दारी करें, मुझे लगता है ऐसा आप सबके साथ। भले ही पैसा कम, बट आप कुछ तो ले रहे हैं ना। अब अगर आप 1 रुपये भी ले रहे हैं हर 1 करोड़ रुपए आदमियों से, देन यू आर गेटिंग 1 करोड़ रुपीज़। दैट्स माई पॉइंट आई थिंक। जी, और कोई इसमें ऐड करना चाहेगा? सर आई थिंक बाद में जैसे एजुकेशन की प्रॉब्लम है या इंडस्ट्रियलाइजेशन है, दैट इज़ हो सकता है, बट करेंटली जो लोग अभी प्रेजेंट में न्यू लिटरेट्स है, जैसे जन शिक्षा संस्थान काम करती है, उसके साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कि अभी जो लोग हैं, महिलाएं हैं, रूरल वीमेन हैं, या जो भी लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द बिगेस्ट इशू। तो जो चीज़ है हम उनको कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ मार्केटिंग कैसे करना है, कैसे हम बेच सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके पोर्टल से ही बताना चाहूँगी, अभी हम लोग EIACP के थ्रू हमारे बिहार में एक सिक्की ग्रास होता है जो कि वेटलैंड्स में होता है, जिसकी आपने बहुत सुंदर सी अंगूठी पहन रखी है। यस, तो इसका हमने कैपेसिटी बिल्डिंग कराया है वर्कशॉप रूरल विमेन के द्वारा। 10 डेज़ का वर्कशॉप था, जो कि ये हमने इन्वायरमेंट एंगल से करा है कि ये कैसे प्लास्टिक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। ऐसे ही ग्रीन स्किल्स हम दे सकते हैं। GSTP भी होती है, गवर्नमेंट कर रही है काम, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली क्रिटिसाइज़ कर देते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। बट यही है कि प्रोडक्ट के साथ साथ मार्केटिंग उनको कैसे कराना है, कैसे वो ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड कैसे अपना प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। हाउ टू बिल्ड द ब्रांड, अमूल जिसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। यस, तो उसका स्किल भी देना इक्वली इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, सो ये चीज़ मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँ। और कोई बिहार के? यस मैम। सर, क्योंकि आई एम फ्रॉम अदर स्टेट, सो आई एम टेकिंग इट फ्रॉम वेरी डिफरेंट लेंस। सो आई थिंक अगर एक चीज़ की, इन माई पर्सनल ओपिनियन, अगर बिहार को इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और ग्रोथ ला सकते हैं, दैट इज़ द एम्पावरमेंट इन थिंकिंग को सर बदलना है, सोच को बदलना है कि हम लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि बिहार के लोग बहुत मेहनती है, दिस इज़ नो डाउट अबाउट इट। मगर उसमें स्ट्रेटजी बना के और उसको थिंकिंग प्रोसेस को एम्पावर्ड जो है, मतलब इवन से स्टूडेंट ऑल्सो, जैसे मान लीजिए कि स्कूल में हो, चाहे इफ़ यू गो इनटू द जर्नीज ऑल्सो, लाइफ जर्नी, तो आपको एम्पावर्ड होना है थिंकिंग, नॉट मतलब आपको आगू करना है, आपको वो पावर थिंकिंग जो हम लोग जो एजुकेशन लेते हैं डिग्री के लिए लेते हैं, मगर वो डिग्री को इनलाइटन करके अगर उसको सोच को हम बदल पाते हैं सर, आई थिंक बिहार विल डेफिनेटली गो सर। सोच की गरीबी दूर करनी है, तभी असली गरीबी दूर होगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी कमाल की बातें साझा की। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर विजडम विद अस। आप लोगों ने अपना ज्ञान साझा किया। ललन टॉप में हम बिहार की चुनाव यात्रा कर रहे हैं, लोगों के पास जाएंगे, समस्याएं तो सुनेंगे ही, लेकिन जहां पर समाधान खोजे जा रहे हैं उन संस्थानों में भी जाने की हमें ज़रूरत लगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी तरह से अपने ज्ञान के दम पे, और उस ज्ञान को, जो सबसे ज़रूरी बात है, एक्शन में कन्वर्ट करने के दम पे लोगों की ज़िंदगी बेहतर करते रहेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच आशिमा जी, एंड बहुत शुक्रिया आद्री का। मेरे लिए ये एक ज्ञान के तीर्थ में आने जैसा है। जिन डॉक्टर शैबाल गुप्ता को हमने सुना, पढ़ा, उनके द्वारा शुरू किए संस्थान में मुझे आने का मौका मिला। मैं और पूरी ललन टॉप की टीम आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।